नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गिर काउ फार्मिंग में। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि क्या हमें फार्म करना चाहिए, डेयरी फार्मिंग हमें करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी है तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो अगर आप में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि हमें फार्मिंग करनी है, डेयरी फार्मिंग करनी है, तो अब सबसे पहला सवाल, बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें फार्मिंग करनी है तो बफेलो से करें या गाय से करें। ये दोनों जो है वो अगर अपने अपनी जगह पे, बफेलो के भी प्लस पॉइंट है, उसके माइनस पॉइंट भी है, वैसे ही गाय में है, प्लस पॉइंट्स भी है, माइनस पॉइंट भी है, और एचएफ भी है। तो अगर गाय से करनी है तो हमारी जो देसी गाय है, गीर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, थरपारकर है, राठी है, कांकरेज है, उनमें से किसी एक में से करें, या फिर एक्जोटिक ब्रीड यानी कि एचएफ या जर्सी से करें। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा कि दोनों के प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट्स भी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्लस पॉइंट है और क्या क्या माइनस पॉइंट है। जैसे कि भैंस की बात करते हैं तो भैंस का प्लस पॉइंट ये है कि उसमें फैट जो है वो हाई होता है। उसके मिल्क में फैट का जो परसेंटेज रहता है वो हाई रहता है। ऑपोजिट गाय में फैट का परसेंटेज कम रहता है। बीमारियां जो है वो भैंस में कम होती है। वैसे कि इंडिजिनस गाय की अगर बात करें, गीर की या साहिवाल की, तो उसमें भी बीमारियां कम रहती है। पर हमारे यहाँ लोकल, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हमारे यहाँ जो लोकल बफेलोज है और लोकल गाय है, तो उनमें जो है वो बफेलो में गाय के मुकाबले ज़्यादा जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट क्षमता होती है, बहुत कम बीमार पड़ती है भैंस। तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, अगर लाइफ स्पैन की बात करें, एज की बात करें, तो बफेलो ज़्यादा जो है वो साल तक ज़िंदा रहती है। ये एक आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, पर गाय के मुकाबले बफेलो जो है वो ज़्यादा साल तक, यानी कि बफेलो की लाइफ स्पैन अगर की हम बात करें तो प्रोडक्टिव लाइफ भी ज़्यादा होती है गाय के मुकाबले, और एवरेज लाइफ भी जो है वो गाय के मुकाबले ज़्यादा होती है। हालांकि ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 5-6 साल का फ़र्क रहता है, पर ये फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है। तो एज जो है वो प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं बफेलो में। और एक मैंने यहाँ पर पॉइंट ये रखा है, रीसेल वैल्यू। तो ये रीसेल वैल्यू क्या है? मान लीजिए आपने फार्म किया, तो आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खरीद के लाएंगे एनिमल्स, कभी कभार आपको एनिमल्स बेचना भी पड़ेगा। चाहे वो एनिमल एज उसकी हो गई इसलिए बेचने जाए, या चाहे आपको लॉस हो रहा है फार्म बंद करने के लिए भी बेचने जाए, भगवान करे ऐसा ना हो, पर ये भी हमें सोचना पड़ता है। और मान लीजिए कि आपका फार्म बहुत अच्छा चलने लगा है, आपके पास बहुत सारी बफेलोज आ गई है या बहुत सारी गाय आ गई है, उनके बच्चे अब बड़े होने लगे हैं, तो पुराने एनिमल्स या फिर वो बच्चे जो बड़े हो गए उसको आपको बेचना है, तब उनकी कीमत जो है वो बफेलो में ज़्यादा आ जाती है गाय के मुकाबले। तो ये अक्सर देखने को मिला है कि जब हम बेचने जाते हैं तो बफेलो की वैल्यू जो है वो हमें ज़्यादा लॉस नहीं करना पड़ता, उसकी रीसेल वैल्यू हमें मिल जाती है अच्छी। वो एरिया पे ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारे गुजरात में जो मैं देखता हूँ उस हिसाब से मैं ये पॉइंट लिखा हुआ है। आपके एरिया में क्या है वो आप कमेंट ज़रूर करना, तो और दोस्तों को भी जानने को मिलेगा। अब माइनस पॉइंट की बात करके, बफेलो में माइनस पॉइंट क्या है? तो ये कंसीव होने में, जो कंसीव हो जाते हैं उसके बाद प्रोडक्शन इसका कम हो जाता है। ये आम तौर पर देखने को मिला है कि बफेलो आज मान लीजिए प्रतिदिन 14 लीटर दूध कर रही है, वो कंसीव हो गई, उसके 1-1.5 महीने के बाद धीरे धीरे, एक साथ नहीं घटता बट धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन 14 से 12 लीटर पे आ जाती है। 3 महीने के बाद वो 10 लीटर हो जाता है, फिर और कम हो जाता है, और आखिर में ड्राई हो जाती है। तो ये एक माइनस पॉइंट बफेलो में हम कह सकते हैं। गाय के मुकाबले गाय में भी दूध कम होता है, पर इतना नहीं जितना बफेलो में होता है। बफेलो का एक और माइनस पॉइंट यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है लास्ट वाला, वो है एक बच्चे से दूसरे बच्चे का गैप ज़्यादा होता है। जी हाँ, बफेलो में मान लीजिए
आज उसने बच्चा दिया और दोबारा जब वो बच्चा देगी तो उस टाइम पीरियड जो वो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड काऊ के मुकाबले ज़्यादा होता है। उसके बारे में आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे कि क्या उसमें जो है वो होता है, दोनों में गाय और भैंस दोनों में डिफरेंस। अब गाय के जो प्लस पॉइंट्स है कि जो बफेलो में नहीं है, वो हम देखते हैं कि रिटेल में अगर आपका दूध बिक रहा है, अगर गाय का दूध है, खास करके गीर है या फिर साहिवाल है, और उसका जो रिटेल में जो आपको वैल्यू मिलने वाली है, वो आपको ज़्यादा मिलती है बफेलो के मुकाबले। और दूसरा कि आप इसकी गाय, अगर गाय पालन करना आप चाहते हैं वो भी इंडिजिनस, तो आप उसमें ब्रीड पे काम कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ब्रीड्स है गाय की, जैसे भावनगर की ब्रीड है, फिर भाड़ की ब्रीड है। वैसे ही यहाँ पे हमारे पालियाद की ब्रीड है, चलाला की ब्रीड है। तो ये एक पूरा उसमें एक ब्रीड, जैसे कि हमारे यहाँ पे गोंडल की है ब्रीड, तो वो ब्रीड के ऊपर आप काम कर सकते हैं जिसकी आपको फिर बहुत अच्छी वैल्यू मिल सकती है। पर फिलहाल आप सिर्फ मिल्क के ऊपर ही ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। अब अगर हॉट क्लाइमेट की बात करें, गर्म जगहों पे कि जहाँ टेम्परेचर हाई रहता है, गर्मी रहती है, तो वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एचएफ ना लें। एचएफ की जगह पे आप जर्सी ले सकते हैं, क्योंकि वो जो है उसकी डिजीज़ रेजिस्टेंट क्षमता भी अच्छी रहेगी। हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे कि एचएफ और जर्सी का भी कंपैरिजन हम करने वाले हैं आगे के वीडियोज़ में। पर इस वीडियो में अगर हम बात करें तो गर्म प्रदेशों में एचएफ की बदले आप जो है वो बफेलो है, गीर है, वो ज़्यादा बेटर रहती है। और गर्म प्रदेशों से मेरा मतलब था साउथ में, फिर आप राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, वो गर्म प्रदेश है। और नॉर्थ में क्या होता है, पंजाब, हरियाणा, उन सब जगह पे एचएफ सक्सेस है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पे ठंड होती है। अब समर में भी देख लीजिए, इतना टेम्परेचर, यहाँ हमारे गुजरात में 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो उतना टेम्परेचर वहाँ पे नहीं होता, तो इसीलिए उस क्लाइमेट के हिसाब से आप अपने क्लाइमेट के हिसाब से चुने, वो बेहतर रहेगा। आप अपने लोकल एरिया में देखें कि कौन सी ब्रीड ज़्यादा देखने को मिलती है। हाँ, अच्छी प्रोडक्शन वाली होनी चाहिए। आप कोई भी ब्रीड ले, बफेलो ले या गाय ले, उसका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो हाई होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मिल्क के प्राइस की, कि हम गाय चुने या भैंस चुने, उसमें से सबसे एक जो आधार रहता है वो है मिल्क की प्राइस का। जैसे आप बफेलो की बात कीजिए, उसमें अप्रोक्स 8% फैट होता है उसके मिल्क में। एसएनएफ की बात करते हैं तो 9 से 10% तक उसमें जो है वो एसएनएफ रहता है। और इसी एसएनएफ और फैट के ज़रिए जो है वो डेयरीज़, जो हम मिल्क संघ बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अमूल है, तो वो वैसे ही भाव देते हैं। मैं आपको एक कोष्टक दिखा दूँ, ये देखिए, ये फैट और एसएनएफ के हिसाब से ये तो पुराना चार्ट है। ऐसा आप हाल जो अभी करंट चार्ट है वो आप अपने लोकल एरिया से, अपनी लोकल मंडली से, गांव की मंडली से ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने एसएनएफ और कितने फैट पर प्राइस मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 फैट का मिल्क है, पर एसएनएफ जो है अलग अलग होने के वजह से भाव जो है, प्राइस जो है, वो सभी का अलग अलग हो गया है। तो ये डिपेंड करता है फैट एंड एसएनएफ पे। तो बफेलो में फैट और एसएनएफ दोनों ज़्यादा रहता है। अमूल की अगर बात करें तो करंट प्राइस अमूल का 7.6 के आसपास जो है वो भी है। तो इस हिसाब से बफेलो के मिल्क की बात करें तो पर लीटर हमें 60 रुपीज़ अभी अमूल में मिल रहे हो, जो बहुत ही अच्छी प्राइस है। जो बहुत ही अच्छी प्राइस मैं बताऊंगा कि ये है, आज से 2-3 साल पहले इतने पैसे नहीं मिलते थे। तो 60 रुपीज़ जो है अभी हमें अमूल में से बफेलो के मिल्क के मिल रहा है यहाँ गुजरात में। आपके लोकल एरिया में क्या प्राइस है, ये आपको होमवर्क करना होगा कि क्या प्राइस है। आप आसपास की मंडली में जाइए, वहाँ पे पूछिए, ये चार्ट के बारे में जैसे मैंने बताया वो चार्ट कलेक्ट कीजिए, तो ये आपको करना पड़ेगा। अब बफेलो के एवरेज मिल्क की बात करें तो 14 लीटर वो जब पिक पे होती है,
एवरेज बफेलो की बात करते हैं, कुछ-कुछ बफेलो 10 लीटर ही देती है, कुछ-कुछ 20-20, 25-25 लीटर तक देती है, पर हम एवरेज की यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ, तो वो 14 लीटर के आसपास जो है उसका पीक पे मिल्क रहता है। उसके मुकाबले काऊ की अगर बात करें तो काऊ में अप्रॉक्सिमेटली जो हमारी इंडिजिनस काऊ है उसमें 5% तक फैट रहता है, एसएनएफ 9 के आसपास रहता है, और उसका रेट जो है वो काऊ के मिल्क में अगर जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो 7.6 टू 8 रुपीज़ पर फैट आपको मिल सकता है। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो पर लीटर की वैल्यू सिर्फ 40 रुपये आएगी, और दूध तो गाय भी उतना ही देगी जितना भैंस दे रही है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ कंपैरिजन करेंगे कि अगर आपको जो दूध है, मिल्क है, वो आपको मंडली में देना है, तो आप इंडिजिनस काव और बफेलो में देखेंगे तो बफेलो बेटर दिखाई दे रही है। यहाँ पे बफेलो जीतती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उसका दोनों का पिक पे एवरेज भी सेम जैसा है। दोनों का अगर हम रेट की बात करें मिल्क की, तो बफेलो में बहुत 1.5 गुना रेट मिल रहा है, 60 रुपीज़ मिल रहा है, जहाँ गाँव में 40 रुपीज़ ही मिलता है। पर अगर यहाँ पर एच की बात करें, हमने जो कंपैरिजन मैंने नहीं किया, पर एच की अगर मैं बात करूँ तो एचएफ में फैट कम हो जाएगा, एसएनएफ भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, रेट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। एचएफ का रेट आपको 25 रुपये के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि उसका मिल्क फैट 2.5 से 3 के आसपास रहता है। तो ये 25 रुपये के आसपास आपको, 25-27 रुपये के आसपास आपको मिल्क का रेट मिलेगा। पर एचएफ में क्या होता है, जब वो पिक पे होती है ना, तब 20 से 25 लीटर दूध देती है। बफेलो जो है वो 14 लीटर दे रही है, तो उसमें दूध बढ़ गया। तो इसी वजह से एचएफ में ये मिल्क जो बढ़ता है, उसी वजह से आपको वो प्लस पॉइंट रहता है। पर अगर आप इंडिजिनस काम ही लेना चाहते हैं तो आपको एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। रिटेल में मिल्क की वैल्यू 60 रुपीज़ आपको मिलनी चाहिए। अगर रिटेल में 60 रुपीज़ मिल रही है वैल्यू, तो आप इंडिजिनस काउ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने पहले बोला था, ब्रीडिंग बफेलो की अगर हम बात करें तो उसका प्रेगनेंसी पीरियड है 315 दिन। ब्रीडिंग से मेरा मतलब है, देखिए, हम ये काउ फार्मिंग या बफेलो फार्मिंग करें तो सिर्फ मिल्क बेच के हम पैसे नहीं कमा सकते। एक दूसरा जरिया पैसे का है, वो है ब्रीड बड़ी करके, उनके जो काफ आते हैं उनको बड़ा करके, काफ रियरिंग करके भी हम पैसे जो है वो कमा सकते हैं। तो उसके बारे में कंपैरिजन, सिर्फ मिल्क का कंपैरिजन करके तो हम बफेलो नहीं ले आ सकते, तो इसका भी कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा। तो इसमें कंपैरिजन में देखिए, बफेलो जो है वो प्रेगनेंसी पीरियड बफेलो का ज़्यादा होता है। मान लो आज उसने कंसीव किया, तो अब वो प्रेगनेंसी पीरियड 315 दिन के आसपास का रहता है बफेलो में। एवरेज बच्चे के बाद कंसीव करने में भी टाइम जो है वो बफेलो में ज़्यादा लगता है। एवरेज 5 मंथ मेरे हिसाब से जो है वो बफेलो लेती है। मान लो आज उसने डिलीवरी हो गई, तो उसके बाद 5 महीने के बाद, एवरेज जो है वो 5 महीने के बाद वो कंसीव कर लेगी। तो इस हिसाब से ड्राई पीरियड भी ज़्यादा होगा बफेलो का। और फीमेल काफ जब आती है, तो फीमेल काफ अगर बफेलो में है, तो वो फीमेल जब बड़ी होगी और कंसीव करेगी, तो वो 3.5 साल के, 3-3.5 साल के आसपास वो कंसीव करते हैं। फिर वो तो डाइट पे आधारित है ये सब, पर ये मैंने सब एवरेज लिया हुआ है कि एवरेज अगर आप देखेंगे तो 3.5 साल की उम्र पे वो कंसीव करती है। तो एचएफ में अगर आप देखेंगे तो प्रेगनेंसी पीरियड भी कम है, कंसीव जो होती है वो भी कम टाइम में हो जाती है, ड्राई उसको करना पड़ता है, वो ड्राई होती नहीं, तो उसमें भी प्लस पॉइंट है। और फीमेल काफ जो है वो 1.5 साल में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में कंसीव कर लेती है। तो अगर आप ब्रीडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो आप एचएफ भी ले सकते हैं, या इंडिजिनस काऊ में भी जा सकते हैं। इंडिजिनस काऊ में भी एचएफ से थोड़ा सा ही ज़्यादा रहता है, प्रेगनेंसी पीरियड सेम है, एवरेज बच्चा कंसीव करने का भी ज़्यादा नहीं है, ये 2.5 महीने में हो जाती है, वो भी 3 महीने के आसपास में हो जाती है। अच्छी गाय हो तो उसको भी ड्राई करना पड़ता है, और फीमेल काफ उसकी भी अगर आप अच्छे से ख्याल रखें तो 1.5-2 साल में उसकी भी जो है वो कंसीव कर लेती है। तो अब देखना आपको है
कि मिल्क पर्पस पे जाएंगे तो बफेलो आपको ये फ़ायदा दिलाएंगी। ये देखिए, मैं जो है वो बता रहा हूँ, अपना सब पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ, पर तय आपको करना है। तय आपको करना है कि आपको क्या करना है, गाय चाहिए या बफेलो चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। आपके क्लाइमेट देखिए, कौन कौन सा पॉइंट पे डिसाइड होगा वो मैंने आपको बता दिया। एक तो आपका क्लाइमेट है, गर्म जगह है या ठंडी जगह है, वो आपको डिसाइड करना है। दूसरा, आप वहाँ पे रिटेल में मिल्क बेचने वाले हो या फिर मिल्क यूनियन में देने वाले हो, ये आपको तय करना होगा। तीसरा, आप सिर्फ मिल्क पे फोकस करना चाहते हो या ब्रीडिंग पे भी जाना चाहते हो। अगर ब्रीडिंग पे जाना चाहते हो तो कौन सा आपको ब्रीड पसंद करना होगा, ये एक पॉइंट हो जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को मिला के आपको तय करना होगा कि कौन सी हम नस्ल से चालू करें, बफेलो से, गाय से या फिर एचएफ जर्सी से। अब देखिए, बफेलो में भी आ जाती है जाफराबादी मुर्रा, गाय में भी आती है गीर है, साहिवाल है, राठी है, थरपारकर है, काकरेज है, बहुत सी है। तो इनमें से भी कौन सा हमें पसंद करना, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। इस वीडियो में अगर वो सब मैं बताने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी फिलहाल आप ये सोचें, ये तय करें कि आपको गाय या भैंस दोनों में से कौन सी ब्रीड पसंद करनी है। ठीक है, तो अगर आपको रिटेल में मिल जाता है, यूनियन में जाता है, यूनियन में जाता है तो क्या रेट मिलता है, ब्रीडिंग कैसे करना है, ये सब टॉपिक पे आप सोचे, प्लानिंग करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। कहीं पे भी परेशानी होती है, आप मुझे बेझिझक कमेंट भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कभी भी मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप करके कह सकते हैं कि भाई हमें ये समस्या है या हमारे यहाँ पे ये पॉइंट्स है, तो इस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, बफेलो या काऊ। पर अगर मेरी राय माने तो एचएफ से स्टार्ट करने में थोड़ी दिक्कत ये आती है कि उसमें बीमारियां ज़्यादा रहती है। आप 4 या 5 गाय या 10 गाय लेके आए और वो बीमार हो जाती है, तो उससे बेहतर ये है कि आप शुरुआत बफेलो से करें। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर जैसे आपकी मर्जी, पर या बफेलो या इंडिजिनस का, उसमें से स्टार्ट करें, धीरे धीरे आगे बढ़े। क्योंकि एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपका जो है वो पूरा फार्म चलने लगा, तो उसके बाद आप एचएफ ला सकते हैं। क्योंकि उसके बाद आपको आप फैमिलियर हो जाएंगे पूरे इस बिज़नेस से। स्टार्टिंग में बफेलो ज़्यादा अच्छी रहती है, और मैं बफेलो को पर्सनली प्रेफर करता हूँ स्टार्ट करने के लिए डेयरी फार्म को। ठीक है, तो आप भी डिस्क्रिप्शन में ये मेरा नंबर मैं दे दूंगा, उस पर आप अगर कोई भी क्वेरी हो तो बता सकते हैं, और कमेंट ज़रूर करें कि आप किस पे फार्म करना चाहते हैं या किस पे शुरू करेंगे, आपकी राय क्या है वो कमेंट करें। और वीडियोस जब मैं बनाता हूँ तो अगर उसमें भी आपको कोई दिक्कत आती है समझने में या कोई प्रॉब्लम लगती है, तो वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि भाई ये नहीं, ये करो। ठीक है, तो उसी में से हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।